हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत दूसरे टेस्ट को लेकर के आए हैं। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में एक टेस्ट अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। और उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, और इस टेस्ट में भी इसी तरीके से। एक चीज़ याद रखना कि ये जितने भी टेस्ट पेपर मैं दे रहा हूँ, ये एक तरीके से संविधान का बिल्कुल निचोड़ दे रहा हूँ, और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर एमपी वर्ग 3 हो, 2 हो, 1 हो, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाला कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कांस्टेबल एसआई का हो। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर इन्हें आपने ठीक से कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। देखिए, इन्हें जो है करते हैं, आपको जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको खुद जो है आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन है। और मैं खुद इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल करके ला रहा हूँ, खुद अपने हैंड राइटिंग से लिख करके अपलोड कर रहा हूँ, ताकि अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको मिल सके। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया। ये जितने भी हैं क्वेश्चन, लगभग मैंने सभी अपने वीडियो में कराए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उससे अलग भी हैं, इम्पोर्टेंट थे, वो मुझे लगे कि भाई ये देना चाहिए, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पूछ रहा है किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 1892 के अधिनियम के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत, 1919 के तहत, 1935 के तहत। द्वैध का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे द्वैध शासन की बात कर रहा है। द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, ठीक है, दोहरा शासन। और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो है, इसका सही आंसर है 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन पर बल दिया गया था। दो तरीके से जो है विभाजित किया गया था सब्जेक्ट को, ठीक है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो है, उन पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था, और हस्तांतरित विषय थे वो देसी राजाओं को, नरेशों को, या फिर प्रांतीय जो कैबिनेट थी उन्हें दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, उच्चायुक्त पद का सृजन कब किया गया था। उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर का जो पद है, उसका निर्माण कब किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1919। नेक्स्ट, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू की गई। केंद्र में दो सदन, यानी जो वर्तमान में आज के हिसाब से देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा, इस तरीके से दो सदन है। तो इसी क्वेश्चन ऐसे ही है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, इससे पहले एक सदन होता था, तो अब यहाँ कह रहा है द्विसदनीय व्यवस्था को कब लागू किया। इसका भी आंसर 1919 का ही अधिनियम है। ये सारे अधिनियम के बारे में ही बता रहा है। नेक्स्ट है, पृथक पाकिस्तान के लिए किस अधिनियम को उत्तरदायी माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है, चाहे लोअर पीसीएस हो या पीसीएस हो या फिर अदर एग्जाम्स। देखिए, कह रहा है पृथक पाकिस्तान, यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान है, उस वो जो है उसके लिए किस अधिनियम को उत्तरदायी माना जाता है। यानी अगर वो अधिनियम कभी नहीं आया होता तो आज ये शायद पाकिस्तान नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1909 का अधिनियम, जिसे मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, और इसी वजह से इसे पृथक पाकिस्तान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे आने की भी संभावना है। तो 5, 6, 7, 10 इस तरीके से 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो साइमन कमीशन 7, ऐसे याद रखना, साइमन कमीशन 7 सदस्य, ठीक है। एक इसी से मिलता क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ कि साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों के द्वारा किस वजह से किया गया, यानी किस कारण से साइमन आयोग या साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया। तो उसका आंसर था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। यानी जितने भी 7 सदस्य थे, 7 के 7 जो है टोटल अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से भारत में साइमन कमीशन का व्यापक रूप से विरोध किया गया था, और साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे, काले झंडे से स्वागत किया गया था, यानी काले झंडे जगह जगह दिखा करके इसका विरोध व्यक्त किया गया था।
अगला है अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम में की गई। अखिल भारतीय संघ, ये चीज़ याद रखना, ये मैंने सारे अधिनियम में जो हुए थे वहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम में की गई थी। ठीक है, अगला है प्रांतीय स्वायत्तता। अखिल भारतीय संघ के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसमें ये प्रावधान किया गया था पहली बार ब्रिटिश संसद के द्वारा कि भारत में जितने भी ब्रिटिश अधिकृत राज्य यानी जो कि अंग्रेजी राज्य थे, जिन पर अंग्रेज़ों का पूर्णतः कब्जा था, वो पूरी तरीके से एक जगह शामिल होकर के एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। अब जो बचे देसी रजवाड़े, देसी रियासतें, जो देसी राजा थे या नरेश थे, उनके लिए स्वतंत्रता दी गई थी कि वो चाहें तो अखिल भारतीय संघ में शामिल भी हो सकते हैं और नहीं भी शामिल हो सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता को कब अमल में लाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें डेट पूछा है 1 मार्च 1937, 1 अप्रैल 1937, 1 मई और 1 जून, इस तरीके से। तो प्रांतीय स्वायत्तता पर जो बल दिया गया था 1935 के अधिनियम में ही दिया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमल में कब लाया गया था। ये चीज़ याद रखना। अमल का मतलब है कि लागू कब किया गया था। तो जो अमल में लाया गया था वो है 1 अप्रैल 1937 में इसे जो है लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, प्रथम संघीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए, मैंने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ाया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम चीफ जस्टिस जो है लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का पहला संघीय, मैंने अभी बताया कि 1935 में जो है संघात्मक व्यवस्था या अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, उसी अधिनियम में ही 1935 के अधिनियम में ही अखिल भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, जो आज के डेट में दिल्ली है यही था। और कह रहा है कि इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, दिख रहे हैं। आप जो है पेन कॉपी लेकर के कोशिश करिए सॉल्व करने की, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इससे आइडिया लग जाएगा कितनी तैयारी है आपकी। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, मॉरिस गोयर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मॉरिस गोयर जो सुप्रीम कोर्ट है इसके वर्तमान में, इसके प्रथम जो है चीफ जस्टिस थे। अगला है 11 प्रांतों में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे। ठीक है, प्रांतों में कह रहा है, विधानसभा यानी जो जैसे आज की डेट में विधायक के चुनाव होते हैं, तो कह रहा है 11 प्रांतों में पहली बार चुनाव कब हुए थे। इसका भी देखिए प्रावधान 1935 के अधिनियम में ही किया गया था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि चुनाव कब संपन्न हुआ। अगर आ जाए कि 11 प्रांतों में पहली बार विधानसभा, जो 11 प्रांतों की विधानसभा है उनमें चुनाव कराने का निर्णय किस अधिनियम, वहाँ अधिनियम पूछेगा तो 1935 का अधिनियम। लेकिन यहाँ कह रहा है कि चुनाव यानी कि कब संपन्न हो चुके थे, कब हुए चुनाव। तो इसका सही आंसर होगा फरवरी 1937। फरवरी 1937 में जो है ये चुनाव संपन्न किए गए थे। अगला यही क्वेश्चन है कह रहा है कि इन चुनाव में यानी जो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनी थी। एक चीज़ याद रखना, बंगाल और पंजाब 11 में से मैंने इसे करवाया है, अच्छे से देखना, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली हुई थी, और जो बंगाल था वहाँ पे एक अलग पार्टी की सरकार बनी थी और पंजाब में अलग। तो यहाँ पूछ रहा है बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल में जो गवर्नमेंट बनी थी उस पार्टी का नाम था कृषक प्रजा पार्टी, और फजलुल हक इसके जो है प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री मतलब आज की डेट में जैसे मुख्यमंत्री, तो उस टाइम प्रधानमंत्री कहा जाता था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन्हीं चुनावों में पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी, तो पंजाब में ये तीसरा वाला यूनिस्ट पार्टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से नेहरू समिति का सदस्य कौन नहीं था। नेहरू समिति की स्थापना जो है, जो गठन हुआ था वो 1928 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। तो उसमें से कुछ सदस्य थे, उनमें से कह रहा है कि कौन सा सदस्य नहीं था। मोतीलाल, जवाहरलाल, सुभाष चंद्र बोस, तेज प्रताप सिंह। तो इसमें जो है तेज प्रताप सिंह ये इसके
सदस्य नहीं थे, बाकी जितने भी ऑप्शन में दिए हैं ये सब सदस्य थे या अध्यक्षीय सदस्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस से लेकर के लोअर से लेकर के लगभग अब हर एग्जाम में आने की संभावना है, या तो फोड़कर करके आता है, अदरवाइज इसी तरीके से आता है ये, तो इसे बहुत अच्छे से देख ले। सन सहित जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पेन कॉपी लेकर के नोट करते रहें, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो तो मिल जाएंगे आपको वीडियो में देख करके, लेकिन बाकी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन्हें नोट करते जाइए पॉइंट। देखिए इसमें कह रहा है कि काल क्रमानुसार मिलान करिए, यानी क्रमशः लगाना है, पहले कौन आया बाद में कौन आया, इस तरीके से। पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, शिमला समझौता और क्रिप्स मिशन। इन्हें क्रमशः लगाना है, यानी सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना या कौन सा जो है समझौता हुआ, ठीक है। ये 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं, इसे आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसमें बता दूं, क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन सबसे पहले यानी 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, 1942 में, ठीक। उसके बाद फिर शिमला समझौता 1945 का है, सेकंड नंबर पे शिमला समझौता 1945, ठीक। इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, और सबसे लास्ट में 2 सितंबर 1946 में, एक चीज़ याद रखना, कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार ये दोनों एक ही सन की हैं, लेकिन कैबिनेट मिशन पहले आता है मार्च अप्रैल में, और अंतरिम सरकार की का जो गठन होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, वो 2 सितंबर 1946 को होता है। तो इस वजह से जो है इस कारण देखा जाए तो इसका DCAB ये इसका यानी कि चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन फिर से एक बार सुन लीजिए, क्रिप्स मिशन 1942, शिमला समझौता 1945, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 सबसे लास्ट में। नेक्स्ट माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, इसमें सन भी पूछ लेता है और डेट सहित पूछता है ज़्यादातर, तो याद रखना 3 अप्रैल, 3 मई, 3 जून। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, जो माउंटबेटन थे यहाँ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, वो उनके बारे में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छबीला राजकुमार किसे कहा जाता है, छबीला राजकुमार, तो ये किसे कहा जाता है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलिंगटन, माउंटबेटन। यहाँ पे देखिए छबीला राजकुमार जो है लॉर्ड माउंटबेटन को ही कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा के निर्वाचन में, ठीक है, जब संविधान सभा का गठन किया गया था और चुनाव हुआ था, 389 टोटल मेंबर रखे गए थे, फिर चुनाव हुआ, कांग्रेस को कुछ सीटें मिले। उसी तरीके से कह रहा है कि मुस्लिम लीग को कुल कितनी सीटें मिली, तो इसमें मुस्लिम लीग को देखिए 73 यानी 73 सीटें मिली थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में मुस्लिम लीग को 73 सीटें। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, पारित यानी पास कब हुआ था, ये चीज़ याद रखना। तो ये 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश किया था, यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये पेश किए गए थे 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे संविधान बनाया जाना है, तो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हम शामिल करना चाहते हैं, वही था उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को पास यानी पारित हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1947 में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। देखिए सन वहाँ पे दे दिया है और यहाँ डेट पूछ रहा है, ठीक है, 47 याद रखना है। अब कह रहा है कि प्रारूप समिति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो ये 29 अगस्त को हुआ था, और इसमें भी कुल जो है 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में करवाया है, आप वहाँ जा कर के एक बार अच्छे से देख लेंगे तो डीपली आपको नॉलेज हो जाएगी। अगला है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950, ठीक है। इसी दिन जो है संविधान सभा में उपस्थित जो मेंबर है अपने साइन किए थे,
और 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विधि दिवस। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसी के उपलक्ष्य में ही विधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मूल संविधान किस भाषा में है? यानी जो संविधान बना था उस ओरिजिनल जो है हमारा मूल लिपि वो किस भाषा में है? तो ये चीज़ याद रखना, हमारा जो संविधान बना था वो इंग्लिश में था, यानी अंग्रेजी भाषा में था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहली बार हिंदी में अनुवाद, क्योंकि अंग्रेजी में संविधान बना था तो यहाँ कह रहा है कि हिंदी में अनुवाद जो है किसने किया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम किताबों में मिलता है, अच्छे से आप इसे कर लें। डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर राजकिशोर, डॉक्टर राजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर रघुवीर। डॉक्टर रघुवीर ने जो है हिंदी में पहली बार, जो इंग्लिश में था उसे हिंदी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था। ठीक है, और ये कब किया था? 1950 में। सन भी नोट कर लेना, 1950। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सहकारी संघवाद है, ऐसा किसने कहा है? ये देखिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी आते हैं एग्जाम में। कह रहा है भारतीय संविधान सहकारी संघवाद है, किसने कहा है? तो इसे जो है जो कहा है वो है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने कहा है कि भारत का जो संविधान है सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। सहकारी संघवाद का मतलब ये होता है कि जहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिल करके आपस में बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रशासन की व्यवस्था को संचालित करते हैं, ऐसा सहकारी संघवाद होता है। ठीक है, जैसे नीति क्वेश्चन अगर आ जाए वर्तमान में जो नीति आयोग है, कि नीति आयोग सबसे अधिक किस पर बल देता है? तो नीति आयोग, ये किसका उदाहरण है? तो नीति आयोग सहकारी संघवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ अर्ध संघात्मक है, यानी भारत में जो व्यवस्था है वो अर्ध संघात्मक है, ऐसा किसने कहा? ये भी स्टेटमेंट है। 4 ऑप्शन देखिए आप लोग, तो इसका सही आंसर है केसी हियर। ये केसी हियर ने कहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करता है, यानी ऐसा कहा गया है कि भारतीय जो संविधान है उसमें केंद्र को मजबूत बनाया गया है, और ये बात किसने कही है? तो ये सुभाष कश्यप ने कहा है। इनकी बहुत फेमस बुक है, मैं आपको बता दूं, हमारी संसद, सुभाष कश्यप की। तो ये भारत के जाने माने राजनीतिज्ञ हैं, तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोग सोचें, देखें, करें। पहला ऑप्शन है देखिए कि क्या भारत में संघात्मक व्यवस्था है, क्या एकात्मक भी है, क्या राजतंत्रात्मक भी? अगर है तो इसमें से ये वाला सही हो जाएगा, दूसरे में ये वाला है, अगर ये सही है तो ये सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है संघात्मक एकात्मक। बिल्कुल, हमारे देश में संघात्मक एक व्यवस्था भी पाई जाती है, एकात्मक भी पाई जाती है, लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। राजतंत्र का मतलब जहाँ की राजा पदेन राष्ट्राध्यक्ष हो, जैसे ब्रिटेन की महारानी, भूटान का नरेश, ठीक है, सऊदी अरब का सुल्तान, इस तरीके से जो है ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देश हैं, जो कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। दूसरा क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि लोकतंत्रात्मक संघात्मक साम्यवाद, यानी कह रहा है कि क्या भारत में लोकतंत्र है? बिल्कुल, भारत में डेमोक्रेसी है। संघात्मक व्यवस्था है, वो भी मैंने पढ़ा है कि 1935 के अधिनियम में संघात्मक व्यवस्था पर बल दिया गया था, और 1935 का जो है लगभग 2/3 हिस्सा सेम टू सेम वर्तमान भारतीय संविधान में उठा के रख दिया गया है, जिसमें 1935 का भी अधिनियम शामिल है। और तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है साम्यवाद। तो साम्यवादी व्यवस्था भारत में नहीं है। साम्यवादी एक तरीके जैसे चाइना, रसिया, क्यूबा, ठीक है, और उत्तरी कोरिया, ये ऐसे व्यवस्था वाले देश हैं जहाँ साम्यवाद आज की डेट में वर्तमान में पाया जाता है। एक तरीके से निरंकुश या तानाशाही शासन होता है। हमारे यहाँ तानाशाही का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संघात्मक व्यवस्था, मैंने अभी बताया बिल्कुल है, एकात्मक भी है, बिल्कुल है। गणतंत्रात्मक, गणतंत्र का मतलब ये होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा
निर्वाचित होता हो उस देश को गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। तो हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी वंशानुगत नहीं होता है। जैसे कि ब्रिटेन की महारानी है, अगर महारानी नहीं होती तो उनका पुत्र या जो भी उत्तराधिकारी हो अपने आप ही राजा बन जाएगा वहाँ का, या रानी बन जाएगी। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक निश्चित समय के पश्चात जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। तो यानी कि भारत एक गणराज्य है या गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो तीसरा वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी भारत एकात्मक, संघात्मक, एकात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश है। अगर लास्ट वाला पॉइंट हम देखें तो गणतंत्रात्मक बिल्कुल है, ये मैंने बताया, और अर्ध संघात्मक ये भी मैंने बताया कि इसमें अर्ध केसी हेयर ने कहा है कि अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल है। अब अध्यक्षात्मक कह रहा है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। कौन सी व्यवस्था है? संसदात्मक। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था पर बल दिया गया है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री मेन पावर रखता है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति मेन पावर रखता है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, चाइना का राष्ट्रपति, रसिया का राष्ट्रपति, ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति, और जहाँ पे प्रधानमंत्री को ज़्यादा पावर मिली होती हैं वो व्यवस्था वाले देश संसदात्मक होते हैं, जैसे कि भारत। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ याद रखना कि इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, है ना। और ये जो वीडियो है इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। ठीक है, धन्यवाद।